हाय वेलकम बैक। उत्साह कोर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर ली है। इस चैप्टर दैट इज़ मैट्रिक्स के अंदर हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने अब तक देख लिया है। आज लेक्चर नंबर 3C में देखने वाले हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 तरीके के होते हैं मुख्यतः। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, अगर एक मैट्रिक्स गिवन है आपको और उसके अगर 2 रोज को एक्सचेंज करना हो, इंटरचेंज करना हो, तो वो संभव है। ऐसा करते ही आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और वो मैट्रिक्स प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं ये तरीका RI एंड डबल साइडेड एरो RJ। इसका मतलब है कि ith रो और jth रो को स्वैप किया गया है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लाने के लिए, मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टू अ रो। कोई भी एक पर्टिकुलर रो में हम चाहते हैं कि एक नंबर मल्टीप्लाई करें और वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो ऐसा संभव है। मान लीजिए हमने ith रो को सिलेक्ट किया और इसके सभी एलिमेंट्स के अंदर हमें k मल्टीप्लाई करना है। सो आई विल जस्ट राइट RI, और इसे आप पढ़ सकते हो ट्रांसफॉर्म्स टू RI टाइम्स k, मीन्स ith रो के सभी एलिमेंट्स में k मल्टीप्लाई हो चुका है और ऐसा करते ही एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली आप एक पर्टिकुलर रो के मल्टीपल को ऐड कर सकते हो एक दूसरे रो में। तो मान लीजिए हमने RI को सिलेक्ट किया जिसमें हमें कुछ चेंज लानी है, लेकिन उसमें चेंज लाना है ऐसा कि हमने कोई jth रो में k मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर दिया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमने रो पे तो देखा, ऐसा सेम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम पे भी हो सकता है। इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स हो सकता है, मल्टीप्लाइंग अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टू अ कॉलम हो सकता है, एंड एडिंग अ मल्टीपल ऑफ अ कॉलम टू अनदर कॉलम हो सकता है। अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, दे आर ओनली ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इन ट्रांसफॉर्मेशंस पे आधारित एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर अ मैट्रिक्स A जिसके ये कुछ एलिमेंट्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, राइट द इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और इसमें कुछ पार्ट्स हैं जिनमें कुछ आपको डायरेक्शन दिया गया है किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स A गिवन है और कहा गया कि पहले पार्ट में इंटरचेंज कीजिए रो 1 एंड रो 2 को। तो इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम वो अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? रो 1 ट्रांसफॉर्म टू रो 3 मीन्स एक्चुअली दे आर स्वैपिंग ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मान लेता हूँ मैं मैट्रिक्स M, और वो हो जाएगा क्या? R1 के स्थान पे आपको R3 रिप्लेस कर देना है 1 1 3, एंड R3 के स्थान पे R1 दैट इज नेगेटिव 1 0 2, और बाकी R2 के सभी एलिमेंट्स यथास्थान वैसे ही रहेंगे। अब ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मीनिंग है इसके डेप्थ में मैं नहीं जाता हूँ, ये आपको डिटर्मिनेंट में जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझोगे तो उसके बारे में एक आइडिया मिल जाएगा कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं। और इन ट्रांसफॉर्मेशंस के थ्रू अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक्चुअली क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट है। यहाँ जो क्लियर बेनिफिट आपको दिखेगा इसी लेक्चर में, जब आप सीखोगे कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो एक तरीके का एप्लीकेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसके थ्रू हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। दूसरे पार्ट में पूछा गया ऑन अप्लाइंग R3 ट्रांसफॉर्म्स टू नेगेटिव 3R3, मीन्स यहाँ हम किसी पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ R3, और उसमें हमने क्या अप्लाई किया? नेगेटिव 3 टाइम्स R3, दैट मीन्स एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा उसके थर्ड रो में सभी नंबर्स नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई हो चुके होंगे। दैट मीन्स पहला रो होगा एज इट इज़ लिखा जाएगा, दूसरा रो भी एज इट इज़, बट तीसरे रो के सभी एलिमेंट्स में नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई हुआ है, सो दैट विल बी नेगेटिव 3 एंड नेगेटिव 9। नाउ तीसरे पार्ट में पूछा गया है आपसे
इन विच ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को करना है जिसमें 8 2 3 बिकम 0 एंड फॉर दिस यूज R1। सो रो 1 को यूज़ करके सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाइए। तो इस 2 को हमें 0 बनाना है, लेकिन यूज़ करना है R1 को। R2 में से अगर R1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि हम किसी पर्टिकुलर रो को एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 0 से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं कि इससे 0 बन जाए, तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको, क्योंकि चेंज हमें R2 में करना है, सो R1 एज इट इज़ एंड R2 में हो जाएगा ये 2 फिर 1 और यहाँ हो जाएगा 0, बिकॉज हमारा टारगेट तो ये इसको 0 बनाना था, लेकिन R2 के पूरे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। जैसा मैंने अभी कहा था कि कॉलम में भी सभी ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, तो यहाँ पूछा गया है ऑन अप्लाइंग C2, और C2 में क्या करना है, C2 माइनस 10 टाइम्स C1 प्लस 2 C3। तो पहले मैं इसको लिख दूँ C2। आप इसमें देख पा रहे हो कि हम किसी भी 2 कॉलम को एक साथ लेके हम किसी तीसरे कॉलम को चेंज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि हम किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि मैट्रिक्स का इन्वर्स होता क्या है। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका इन्वर्स हमें ढूंढना है। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है तो हम ऐसे मैट्रिक्स बी को ढूंढते हैं जिससे कि ए बी इज इक्वल टू आई एंड बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए। यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन बी के साथ ए का जो हो रहा है वो कॉम्यूटेटिव हो। यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई किया गया है पीछे की तरफ से, तो उसे कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ दूसरे पार्ट पे जहाँ b को आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे कहते हैं हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन। तो पोस्ट एंड प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स b इफ इट इज़ पॉसिबल विथ a एंड गिविंग द सेम रिजल्ट एज i, देन b को इस a का इन्वर्स कहा जाएगा। अगर हम ऐसे मैट्रिक्स B को ढूंढ पाते हैं तो B A का इन्वर्स हो जाएगा, एंड उसको लिखने का तरीका है A इन्वर्स इज इक्वल टू B। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें कहा जाए तो बिल्कुल जो प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पे अगर इन्वर्स फाइंड करने चलेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3 -2 0 एंड 1। हमने एक बिल्कुल सिंपल सा मैट्रिक्स लिया है और इसका हमें इन्वर्स ढूंढना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाइंड आउट करना है एक ऐसा मैट्रिक्स B जिससे कि ए बी इज इक्वल टू आई मिल जाए एंड साथ ही साथ बी ए भी आई मिल जाए। तो अगर मैं इस B मैट्रिक्स को जूम कर लूँ जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं लाइक A B C D, और फिर मैं यहाँ पे इन दोनों रूल्स को यूज़ करके A B C D की वैल्यू को फाइंड कर लूँ तो हमारा काम बन सकता है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू आई का सिंपल सा लॉजिक है, इट्स 3 -2 0 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ए बी सी डी के साथ, और रिजल्ट आना चाहिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1। तो क्यों ना हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करें। सो ऑफ कोर्स पहला इक्वेशन मिलेगा 3a माइनस 2c इज इक्वल टू 1, एंड फिर मिल जाएगा हमें 3b माइनस 2d इज इक्वल टू 0। फिर मिल जाएगा c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1। क्योंकि आप दूसरे रो को दोनों कॉलम से बारी बारी करेंगे, सो ऑफ कोर्स वी गेट c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 0 को हम इस पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज 3a इज इक्वल टू 1, जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। इस तरीके से d इज इक्वल टू 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, सो व्हाट वी गेट इज b इज इक्वल टू अगेन 1/3, इजंट इट। जैसे ही हमें मिला, हम इस मैट्रिक्स b को जो ढूंढना चाहते थे वो लिख सकते हैं कैसे।
1/3, 1/3, 0 and 1, and that is our required matrix जो उस A का इन्वर्स है, और यही हमारा A इन्वर्स भी लिख सकते हैं, that is B। लेकिन ये तो AB इज इक्वल टू आई हुआ, क्या BA इज इक्वल टू आई भी सेम रिजल्ट देगा ABCD के लिए? लेट्स सी इट। तो अब यहाँ लिखने वाले हैं क्या, ABCD, एंड इनको मल्टीप्लाई करना है हमें 3, -2, 0, 1 वाले मैट्रिक्स से, और रिजल्ट हमें चाहिए ऑफ कोर्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे मिलेगा क्या, 3A, और ये हो जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली अगर हम इस रो को फिर इस कॉलम से करें तो हो जाएगा -2A प्लस B, और ये एलिमेंट होगा 0 से कंपेयर, फिर हो जाएगा 3C प्लस D टाइम्स 0, दैट इज ऑफ कोर्स 0, तो यहाँ पे कंपेयर होगा 0 से, तो ये होगा 0, एंड फाइनली -2C प्लस D इज इक्वल टू 1। अगेन फिर से वैसा ही कैलकुलेशन, यहाँ से तो पहले से मिल गया हमें A की वैल्यू 1/3 है, और यहाँ से C की वैल्यू 0 है, ये दोनों मिल चुका है। अगर हम A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3, आई थिंक मैंने एक कैलकुलेशन यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे D की वैल्यू 1 मिली थी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो B की वैल्यू मिलेगी 2/3, और यहाँ मुझे 2/3 लिखना चाहिए था, क्योंकि मुझे यहाँ से भी B की वैल्यू 2/3 मिल रही थी, क्योंकि A की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी 2/3, और चूँकि C की वैल्यू 0 है तो D की वैल्यू तो यहाँ से 1 मिल ही रही है। तो आपने देखा कि यहाँ से भी ABCD की वही वैल्यूज मिली जो यहाँ से मिली हैं, इसलिए B यहाँ पे यूनिक है, और यही B इस A का इन्वर्स कहा जाएगा। बट आपने ये भी ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो A के इन्वर्स के लिए, मीन्स A खुद 2x2 मैट्रिक्स हो, तो उस केस में कैलकुलेशन थोड़ा सरल होगा। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर साइज बढ़ता जाएगा जिसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो उस केस में जो B मैट्रिक्स होगा उसको फाइंड करने के लिए इस मेथड से कैलकुलेशन की संख्या बढ़ती जाएगी और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, और इसी को ओवरकम करने के लिए हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इन्वर्स से रिलेटेड कुछ दो बात। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि A एंड B आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ऑफ कोर्स अगर AB इज इक्वल टू I है एंड BA इज इक्वल टू I है, तो उस केस में हम B के लिए भी वही चीज़ समझ सकते हैं जैसा हमने A के लिए समझा था, कि हम B के लिए अब एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद I आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन प्री हो चाहे पोस्ट हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A इनवर्स इज इक्वल टू B एंड ऑल्सो B इनवर्स इज इक्वल टू A। दूसरा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूनिक, एक मैट्रिक्स के दो इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं हो सकते, केवल एक इन्वर्स होगा। अगर हमें इसे प्रूव करना पड़े तब भी ये सरल है, कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स A है जिसके पास दो इन्वर्सेस हैं। लेट A हैज़ टू इन्वर्स B एंड C। हमने B एंड C को A के इन्वर्स के फॉर्म में जूम कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि A B के साथ मल्टीप्लाई होगा प्री या पोस्ट, तब भी वो I देगा, एंड A C के साथ भी अगर मल्टीप्लाई होगा प्री या पोस्ट तब भी वो I देगा। हमारा काम क्या है कि B और C अगर दोनों अलग अलग हैं तब तो सही है, लेकिन अगर मैं ये साबित कर दूं कि B और C दोनों एक ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब B और C आपस में बराबर हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। हम ये साबित कर चुके होंगे कि एक मैट्रिक्स A के पास यूनिक इन्वर्स है। हमारा टारगेट है कि B को C के बराबर किया जाए, तो हम उसके लिए B को लिखते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये है, हम ये समझ सकते हैं, वी नो दैट कि B को हम लिख सकते हैं B टाइम्स I, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द मैट्रिक्स बैक। सो B इज इक्वल टू BI तो लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसमें C इंट्रोड्यूस करना है। I के लिए हम CA यूज़ कर सकते हैं या AC लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। क्यों ना हम यहाँ पे AC के बराबर लिखते हैं इसको, इससे फ़ायदा क्या होगा अभी देखते हैं। जैसे मैं इस I की जगह पे AC लिखूँगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब अगर A और C को पहले मल्टीप्लाई करके B के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर B और A को पहले मल्टीप्लाई करके C के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर।
तो हम इस B मल्टीप्लाइड टू AC को BA मल्टीप्लाइड टू C लिख सकते हैं। अब चूंकि BA यहाँ से हमें पता है कि वो I है, तो क्यों ना मैं उस BA को रिप्लेस कर दूँ I से, अपनी जगह में IC। बट यू नो कि I के साथ C मल्टीप्लाई होकर देगा C, तो हमें क्या मिल चुका है, B इज इक्वल टू C, एंड सो A हैज़ यूनिक इन्वर्स। ऑलराइट, अब देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, यहाँ ध्यान दो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना हो, सो वी हैव टू स्टार्ट बाय राइटिंग A इज इक्वल टू IA। किसी भी मैट्रिक्स A का अगर इन्वर्स फाइंड करना हो तो, और यहाँ सीरीज ऑफ कैलकुलेशन करेंगे, सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर। लेकिन ध्यान देते हुए कि इस A को हमें फिक्स रखना है, वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन दिस A। इस A को A ही कैरी करते चलना है जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता, एंड तक। और इस A में ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि वो फाइनली क्या बना दे, I बना दे। और इस I में जो भी आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज लाओगे वो एक मैट्रिक्स बन चुका होगा B। और जैसे ही हमारा पास ये फाइनल या एंड रिजल्ट आएगा तो वो बन चुका होगा BA इज इक्वल टू A, जिससे हम यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं कि A का इन्वर्स B होगा। इसमें पूरा फोकस हमें A को I में कन्वर्ट करने में ही रखना है। A को I में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे, इन्हीं पे फोकस रखना है। I अपने आप उस B में कन्वर्ट हो चुका होगा, एंड इस A को जो राइट हैंड साइड में अवेलेबल है, इसको तो फिक्स रख के खाली ढोते जाना है। तो इसके लिए मैं फिर से एक 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूँ और उसको देखते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को, जिससे कि उसका इन्वर्स निकल सके। तो एग्जांपल के तौर पे क्यों ना हम इस मैट्रिक्स A को ही ले लें, जिसका इन्वर्स हम ढूंढेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, और ये भी कंफर्म करेंगे कि हमने जो यहाँ से इस पर्टिकुलर मेथड से यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके इन्वर्स फाइंड किया था वो एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स A। हमें स्टार्ट कैसे करना होगा, हमें लिखना होगा A इज इक्वल टू IA। सो लिखेंगे 3 -2 0 1, दैट इज A इज इक्वल टू IA। सो I की वैल्यू हो गई 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस A को हमें वैसे ही छोड़ देना है। ध्यान रहे हमें स्टार्ट करना था A इज इक्वल टू IA से। अब हमारा टारगेट क्या है, इस मैट्रिक्स को जो लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है इसको I में कन्वर्ट करना है। सो I में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जहाँ भी आपको 1 लाना है उसमें उस पोजीशन के एलिमेंट्स से ही डिवाइड कर देना होता है उस पर्टिकुलर रो को। तो यहाँ 3 के पोजीशन पे 1 लाना है, तो आई विल सी दैट कि ये R1 में स्थित है, यानी कि रो 1 में स्थित है। R1 में चेंज करेंगे R1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा चेंज होकर वो मिलेगा 1 -2/3 0 1, और राइट हैंड साइड में वही काम करना है, तो यहाँ मिल जाएगा 1/3 0 0 एंड 1, एंड A तो वैसे ही कैरी करते चलना है। अब क्या करेंगे, हमें इस रो में देखना है कि क्या क्या लाना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले से यहाँ पे 0 होना चाहिए था और 1 होना चाहिए, तो इस पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इस -2/3 को हमें 0 लाना है, तो उसके लिए हम इस 1 को यूज़ करने वाले हैं। कैसे लिखेंगे, R1 ट्रांसफॉर्म टू, क्योंकि ये R1 का एलिमेंट है, R1 प्लस, और इस 1 में इसी के पॉजिटिव वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2/3 ऑफ R2। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब ये जो पहला रो है वो 1 0 बन चुका है और ये 0 1 पहले से ही है। इधर राइट हैंड साइड में यहाँ बन जाएगा 1/3 R1 प्लस 2/3 ऑफ R2 का मतलब है कि 1/3 में आप 2/3 टाइम्स 0 को ऐड करोगे, सो दैट विल गिव यू ओनली 1/3। और यहाँ 0 में फिर 2/3 टाइम्स 1 ऐड किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3, और यहाँ 0 और 1 पहले से है। आपने देखा कि ये अब पढ़ा जाएगा क्या,
आई इज इक्वल टू बी ए। जैसे ही यहाँ पे आई बन चुका है और यहाँ बी टाइम्स ए, आई तभी दे सकता है जब बी ए का इन्वर्स हो। सो वी गॉट एट कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और बी हमने यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स ढूंढा है। तो आपने देखा कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेथड हमने अभी देखा था कुछ देर पहले, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसमें मैट्रिक्स का साइज बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशंस की संख्या बढ़ती जाएगी, एंड वी हैव टू एक्चुअली कन्फर्म बोथ हैंड साइड लाइक ए बी एंड बी ए बोथ। तो इस तरीके से उस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है, जिससे इन्वर्स फाइंड करना सरल हो जाता है। अगर आपको एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाए और उसको इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, तो आप इनफैक्ट उसको 6 स्टेप्स में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उन 6 स्टेप्स को पॉइंट वाइज लिख दिया है कि किस स्टेप में क्या अप्रोच लेना है और हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ मैं इसको समझा देता हूँ और फिर इसका इन्वर्स मैं आपको करके दिखा दूँगा। पहले स्टेप में आपको ये ध्यान देना है कि 1 पोजीशन पे अगर 1 नहीं है तो हमें पहले 1 बनाना है। इसके लिए हमें R1 में उसी एलिमेंट यानी कि A11 वाले पोजीशन वाले एलिमेंट से थ्रू आउट डिवाइड कर देना है। अगर A11 का एलिमेंट पहले से 0 है तो उसके लिए हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा किसी दूसरी रो के साथ, ताकि वहाँ नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ सके। और उसके बाद जैसे ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा तो फिर से हम उसी प्रीवियस रूल को फॉलो करेंगे कि R1 में फिर उस नॉन ज़ीरो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसको साथ साथ करते चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, पहले मैं यहाँ लिख लूँ a इज़ इक्वल टू ए आई। सो इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ और इज़ इक्वल टू लिखूँगा, सॉरी a इज़ इक्वल टू आई लिखना था। यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पे लिखना है a, जिसको हमें कैरी करते चलना है। तो पहला स्टेप था हमारा R1 स्वैप्ड टू R2। क्यों? बिकॉज हमारे पास पहली ही पोजीशन पे 0 है और यहाँ हमारे पास 1 अवेलेबल है, तो क्यों ना हम स्वैप कर दें सीधे कि वहाँ 1 आ ही जाए। तो यहाँ बन जाएगा क्या, 1 1 1 0 1 2 2 नेगेटिव 1 3 एंड राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो होगा वो इसके साथ स्वैप होगा। तो होगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 एंड यहाँ a हमें कैरी करते चलना है। अब यहाँ चूँकि 1 आ चुका है, सो वी डोंट हैव टू यूज़ द फर्स्ट रूल। एक्चुअली वो 1 आ चुका है स्वैप करने से। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब क्या करना होगा कि मेक द एलिमेंट्स A21 A31 0 इन दस फॉर्म मैट्रिक्स। अभी हमने जो मैट्रिक्स लिया है लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है, उसी के अंदर हमें अब A21 और A31 को 0 बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ कहा गया है R2 गेट्स R2 माइनस A21 R1। मतलब जिस एलिमेंट को 0 बनाना है ना, उसी को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिज़ल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए उस पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ। मतलब ये जो R2 में एलिमेंट है, तो यहाँ इस पोजीशन पे तो पहले से 0 है, सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। हम केवल इस पार्ट पे फोकस रखेंगे कि R3 के एलिमेंट को 0 करना है। तो क्या लिखेंगे, R3 गेट्स R3 माइनस 2 टाइम्स R1। आपने देखा हमें इसे 0 बनाना था, तो हम इस 2 को ही इस R1 वाले 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 बनाने का फ़ायदा यही है कि वो हमें बाकी के नीचे के एलिमेंट्स या फिर उसी कॉलम के एलिमेंट्स के 0 बनाने में हमें मदद करता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 1 1 वैसे ही रहेगा, 0 1 2 वैसे ही रहेगा, ये बन चुका है 0। और फिर R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 दैट इज़ नेगेटिव 1 माइनस 2 दैट इज़ नेगेटिव 3 एंड 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। इधर भी सिमिलर कैलकुलेशन वी हैव टू डू। तो यहाँ तो 0 रह जाएगा एंड 0 माइनस 2 टाइम्स 1 इज़ नेगेटिव 2 एंड 1 माइनस 0 टाइम्स समथिंग इज़ जस्ट 1। तो ये भी स्टेप हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है,
कि R2 में जिस पोजीशन पे 1 चाहिए उसे हमें 1 करना है। तो R2 में इस पोजीशन पे 1 चाहिए था जो कि पहले से है, सो वी डोंट हैव टू डू दिस। इनफैक्ट अब इसी 1 को यूज़ करके इसको 0 करना होगा और इसको 0 करना होगा। तो क्या लिखेंगे, हमें R1 में 0 करना है, सो विल राइट R1 एंड R1 माइनस R2, बिकॉज हम सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। और साथ ही साथ हमें R3 में भी 0 करना है, सो विल राइट व्हाट R3 एंड प्लस 3 टाइम्स R2, बिकॉज हमने इस -3 को इस 1 में मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया R3 में से, तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो ये 1 और 1 माइनस 1 0 एंड -1, यहाँ 0 1 2 वैसे ही रहेगा। R3 में काम करना था, ये होगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 6 दैट इज़ 7। इधर वही काम करेंगे, तो हम R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज़ -1 1 0 1 0 0 एंड 0 प्लस 3 दैट इज़ 3 -2 एंड 1। तो अभी हमारा ये भी वर्क हो चुका है। अब आते हैं इस पे। नाउ यू गॉट द आइडिया कि मेक द एलिमेंट A331। हमें अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है और इसको 1 बनाते ही हम फिर बाकी 2 एलिमेंट्स को 0 कर देंगे जो इसके कॉलम में स्थित हैं। तो क्या करेंगे, R3 गेट्स 1/7 ऑफ R3। तो व्हाट वी गेट नाउ इज दिस। तो ये हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब ऊपर के दोनों एलिमेंट्स को इसी कॉलम के लिए 0 बनाना है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं R1 में सीधे R3 को ऐड कर दीजिए, तो R1 प्लस R3 एंड साथ ही साथ R2 में क्या लिखने वाले हैं, R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ चिंता नहीं करनी है, सीधे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए, बिकॉज सब कुछ पहले से कैलकुलेट करके ही हम सारा काम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। केवल राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 3/7 में हम -1 ऐड कर रहे हैं, सो वी विल गेट -4/7 एंड 1 प्लस -2/7, so 7 minus 2 is 5, so I will get 5/7 here and that is 1/7। और R2 में क्या करना है, R2 plus twice of this, so 1 plus 6/7 is 13/7, 0 and plus -4/7, so -4/7 and 0 plus 2/7, that is 2/7। और R3 वैसे ही रह जाएगा 3/7, -2/7 एंड 1/7। एंड यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेशन गलत नहीं किया है तो ये आंसर A इन्वर्स होगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा कहीं भी कैलकुलेशन में तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। बट आई होप कि आपने इसका आइडिया अंडरस्टैंड कर लिया है कि हम कैसे अप्रोच लेंगे, और ये बिल्कुल 6 से 7 स्टेप, इनफैक्ट मैक्सिमम 6 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। ऑलराइट, तो मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब इसके ऊपर केवल एक लेक्चर बचता है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर से प्रॉब्लम्स को लेके। सो टिल देन यू हैव टू अगेन कीप डूइंग मैथमेटिक्स विद उत्साह। थैंक यू।